हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल नीव अकेडमी। क्लास 10th मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर्स को हम डिस्कस कर रहे थे जो मार्च 2024 में हुए थे क्लास 10th के। ओके, इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम मैथ्स स्टैंडर्ड का एक पेपर था, पेपर कोड है 31 का, सेट 1, सेट 2 और सेट 3। इस पेपर कोड के सेक्शन ए को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट पे जाके उस वीडियो को देख सकते हो। ये जो वीडियो है पर्टिकुलरली सेक्शन बी के लिए है। हम सेक्शन बी के सभी क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी को। जो सेक्शन बी होता है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का होता है। 5 क्वेश्चंस ओवरऑल होते हैं। ईच क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क का होता है। इट मींस ये जो सेक्शन है वो ओवरऑल 10 मार्क्स का होने वाला है। ओके, सेट 1 के सभी क्वेश्चन हम यहाँ पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेट 2 और सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन थे सेट 1 से, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। जो सेक्शन बी होता है वो स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 21 से। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, देखो। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। आपको ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है, आपको इसको सॉल्व करना है। 7x माइनस 2y इक्वल टू 5 दे रखा है एंड 8x प्लस 7y इक्वल टू 15 दे रखा है एंड वेरीफाई योर आंसर। आपको आंसर भी वेरीफाई करना है। मींस जो x और y की वैल्यू आप निकालोगे वो वापस इन दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है और चेक करना है कि क्या वो वैल्यूज इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। ओके, तो आपके पास में इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड दे रखे हैं। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है एलिमिनेशन मेथड। ग्राफिकल मेथड भी है बट वो जनरली हम यूज नहीं लेंगे, हम एल्जेब्रिक मेथड जो है वही यूज लेंगे। ठीक है, तो सबसे इजी जो मुझे लगता है वो लगता है एलिमिनेशन मेथड। हम क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बना के उस वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यहाँ देखो x का कोफिशिएंट 7 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 8 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है, -2 है और यहाँ y का कोफिशिएंट 7 है। तो मेरे लिए क्या इजी रहेगा, मैं y के कोफिशिएंट को सेम बना लेता हूं। यहाँ पे देखो 7x माइनस 2y इक्वल टू 5 एक इक्वेशन दे रखी है, एक इक्वेशन दे रखी है 8x प्लस 7y इक्वल टू 15। तो अगर मुझे y के कोफिशिएंट सेम बनाने हैं तो देखो मैं फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे, 7 से, और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से। इससे क्या होगा, देखो दोनों इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट होगा वो 14 बन जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा, देखो जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद 7 7 जा हो जाएगा 49x माइनस ये हो गया 14y इक्वल टू 7 5 जा हो गया 35। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 8 2 जा हो गया 16x प्लस 7 2 जा हो गया 14y इज इक्वल टू 15 2 जा कितना हो गया 30। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ऐड करने से क्या होगा, देखो यहाँ प्लस -14y आ रहा है, यहाँ +14y आ रहा है, तो मैं दोनों को ऐड करूंगा तो ये -14y प्लस 14y कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आ जाएगा ऐड करने पे, 49x प्लस 16x ओवरऑल कितना हो जाएगा 50 60 65x इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, देखो 65 आ गया, 35 प्लस 30। x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 65 अपॉन 65, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो x की वैल्यू हमारे पास में यहां से आ गई 1। अब ये x की वैल्यू मैं इन दोनों में से किसी भी जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। सपोज मैं फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो 7 1 की जगह हमने x सब्स्टिट्यूट कर दिया, y की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, 2y इक्वल टू 5 आ गया। ये हो जाएगा 7 माइनस 2y इक्वल टू 5, 7 माइनस 5 इक्वल टू 2y आ गया। 2y की वैल्यू 2 के इक्वल आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई हमारे पास में। तो x और y हमारे पास में क्या आ गया 1 1। अब हमें वेरीफाई करना है ना, तो वेरीफाई कर लेता हूं। मैं फर्स्ट इक्वेशन में रखता हूं x और y की वैल्यू, x की जगह 1 y की जगह 1 रखूंगा। देखो फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह 1 रखा, y की जगह 1 रखा, तो क्या आ रहा है, देखो 7 माइनस 2 5। क्या ये RHS नहीं है क्या, बिल्कुल है, ये हमारा LHS था, है ना। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में मैं 1 रखता हूं LHS में, तो क्या आ जाएगा 8 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 1, तो ये किसके इक्वल आ रहा है 15 के इक्वल आ रहा है, और यही हमारा क्या है उसमें RHS है। तो इस तरीके से आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट, इन अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, वन कार्ड इज लॉस्ट। ओके,
फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। जो रिमेनिंग कार्ड बचे हैं, कितने बचे होंगे? 51 कार्ड बचे हैं, एक लॉस्ट हो गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज क्वीन ऑफ हर्ट। आपके पास में हर्ट की क्या होनी चाहिए? क्वीन होनी चाहिए। इफ द लॉस्ट कार्ड इज ए ब्लैक कार्ड, ओके, तो जो लॉस्ट हुआ है कार्ड वो कैसा है? ब्लैक कार्ड है। अब ब्लैक कार्ड टोटल कितने होते हैं आपके पास में? 26 होते हैं ना। उन 26 में से कोई एक जो है वो हट गया, तो आपके पास अब टोटल कार्ड कितने बचे हैं? 52 माइनस 1, 51 कार्ड बचे हैं टोटल। जो हटा है वो ब्लैक कार्ड हटा है, बट हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो क्वीन ऑफ हर्ट की फाइंड आउट करनी है। तो क्वीन ऑफ हर्ट आपको पता है, जो हर्ट होता है वो रेड कार्ड होता है, तो क्वीन ऑफ हर्ट पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो हटा है उसका। टोटल कार्ड्स नो डाउट 51 हो जाएंगे, बट क्वीन ऑफ हर्ट जो फेवरेबल केसेस हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हर्ट की क्वीन आपके पास में कितनी होती है? टोटल क्वीन 4 होती है। आई बात समझ में? तो हर्ट की क्वीन तो एक ही होगी, और जो हटा है कार्ड वो ब्लैक हटा है, तो हर्ट की क्वीन जो होगी वो तो रेड कार्ड होगी। आई बात समझ में? तो हर्ट की क्वीन एक बची है आपके पास में, वो आपके फेवरेबल केसेस हो गए, टोटल 51 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इस इवेंट की? फेवरेबल अपॉन टोटल मींस 1/51। ओके, अगर वो यहाँ पे ब्लैक क्वीन ऑफ ब्लैक कार्ड बोलता तो फिर हम यहाँ फाइंड आउट नहीं कर सकते थे, बिकॉज क्या पता कि जो आप ने ब्लैक कार्ड हटाया है वो क्वीन वाला ही हट गया हो। बट इसने यहाँ ये क्लियर कर दिया है कि जो कार्ड एक लॉस्ट हुआ है वो ब्लैक कार्ड है, तो ये श्योर है कि क्वीन ऑफ हर्ट तो वहां से लॉस नहीं हुआ है, बिकॉज क्वीन ऑफ हर्ट जो होता है वो रेड कार्ड होता है। ओके, तो ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इसमें आपको इंटरनल चॉइस गिवन है, दोनों में से कोई एक आपको सॉल्व करना था, हम दोनों सॉल्व करेंगे। पहले ए देखो क्या दे रखा है, 2√2 cos 45 sin 30। ओके, वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है तो ट्वाइस ऑफ √2। cos 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 होती है, इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, प्लस में ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ √3 साइन 30। साइन 30 कितना होता है? जितना, सॉरी cos 30 कितना होता है? जितना साइन 60 होता है। तो ये साइन 60 √3/2, तो cos 30 भी √3/2। ओके, कैंसिल हो रहा है, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ तो 1 बन गया। प्लस यहाँ क्या बच गया? देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3 इंटू √3 कितना हो गया? 3 हो गया। तो इसका आंसर आ गया आपके पास में 4, जो ये ऊपर वाला ए क्वेश्चन है। नेक्स्ट बी क्या दे रखा है, देखो इफ ए इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 30 डिग्री देन वेरीफाई। आपको वेरीफाई करना है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। डायरेक्ट फॉर्मूला है, 11th क्लास में आप पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे तब। हमें वेरीफाई करना है, तो पहले मैं एलएचएस में वेरीफाई कर लेता हूँ। साइन ऑफ ए कितना है? 60 डिग्री, प्लस बी कितना है? 30 डिग्री। तो ये कितना आ गया आपके पास में? साइन 90 डिग्री हो जाएगा ये, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो एलएचएस आपके पास में क्या आ गया? 1 आ गया। सिमिलरली अगर मैं आरएचएस की बात करता हूँ, तो साइन ए मीन्स साइन 60, ये देखो साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, प्लस में कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, ये आ गया। साइन 60 होता है √3/2, कॉस 30 भी होता है √3/2, प्लस कॉस 60 कितना होता है? 1/2, साइन 60 भी कितना होता है? 1/2। तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3 3, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, प्लस 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4। तो 3/4 प्लस 1/4 मीन्स 4/4 आ गया। तो ये भी आ गया हमारे पास में 1। तो आपके पास में क्या आ गया? LHS इक्वल टू RHS। इस तरह से ये क्या हो जाएगा? वेरीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 क्या दे रखा है, देखो इसमें हमें गिवन है इन द गिवन फिगर ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, डायगोनल BD बाइसेक्ट्स। ये डायगोनल BD जो है वो एंगल B और एंगल D दोनों को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। इसका मतलब ये एंगल B को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो ये ऊपर वाला भी फिर कितना होगा? थीटा होगा, तभी 2 इक्वल पार्ट बनेंगे। सपोज ये जो डीप एंगल बन रहा है ये यहाँ पे अगर अल्फा बन रहा है तो ये यहाँ भी फिर अल्फा बनेगा। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। प्रूव दैट ट्राइंगल ABD जो है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल CBD के। तो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल की बात करता हूं, इन ट्राइंगल ABD
एंड ट्राइंगल CBD। इन दोनों ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो आपको एंगल दिख रहे होंगे, एंगल ABD इक्वल टू एंगल CBD इक्वल टू थीटा, ये आपको गिवन है। ठीक है, और क्या दे रखा है, एंगल ADB इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल CDB, ये अल्फा, ये भी आपको गिवन है। तो बाय, अगर दो एंगल एक दूसरे ट्राइंगल के क्या हो गए, सेम हो गए, तो बाय AA सिमिलैरिटी ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। बाय ए सिमिलरिटी ट्राइंगल ABD जो है वो सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल CBD के। तो ये तो फर्स्ट प्रूव हो गया हमारे पास में। नेक्स्ट क्या दे रखा है, आपको प्रूव करना है AB इक्वल टू BC, AB और ये BC जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो। तो ये इक्वल करने के लिए मुझे क्या, अगर प्रोपोर्शनेट करना होता तो हम यहाँ सिमिलरिटी से डायरेक्ट काम चला लेते, बट अगर हमें इक्वल करना है तो हमें इन दोनों ट्राइंगल को पहले क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। बिकॉज कॉन्ग्रुएंसी के केस में ही सभी साइड्स एक दूसरे के इक्वल हो जाती है और सभी एंगल भी एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो फिर से मैं इन दोनों ट्राइंगल की बात करता हूं, सेकंड को अगर मैं सॉल्व करता हूं, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CBD, इन दोनों ट्राइंगल की अगर बात करूं तो फिर से वही एंगल ABD जो है वो इक्वल है एंगल CBD के, और एंगल ADB जो है वो इक्वल है एंगल CDB के। एंड क्या है, जो साइड BD है वो दोनों में कॉमन है, एंड BD इक्वल टू BD, ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, कॉमन। तो देखो ये दोनों एंगल सेम है और इन दोनों एंगल के बीच वाली जो साइड है वो दोनों में सेम है, इन दोनों ट्राइंगल में, है ना। तो अगर ऐसा होता है तो बाय ASA एंगल साइड एंगल सिमिलरिटी, है ना, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, सॉरी, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एंगल, सॉरी, ट्राइंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल CBD के। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर इन दोनों ट्राइंगल में सभी साइड्स भी इक्वल होगी, सभी एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि AB जो है वो BC के इक्वल होगा। बिकॉज देखो AB क्या है, अल्फा के अपोजिट साइड है ना AB, तो इसमें भी अल्फा के अपोजिट BC हो जाएगा। सिमिलरली थीटा के अपोजिट AD है और यहाँ थीटा के अपोजिट CD है, तो यहाँ से AD अगर आपको पूछता है AD इक्वल टू CD भी हो जाता है, और BD इक्वल टू BD आपने कॉमन साइड है जो ऑलरेडी यूज ले ली है। तो इन दोनों में से अगर कुछ भी पूछता तो ये दोनों यहाँ पे प्रूव हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या दे रखा है, देखो, प्रूव दैट 5 - 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है हम क्या करते हैं, कॉन्ट्ररी एज्यूम करके चलते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि लेट 5 - 2√3 क्या है, एक रैशनल नंबर है, और एनी रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये हम एज्यूम करके चलते हैं ना। तो अब हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 2√3 को उस साइड लेके जाएंगे, P/Q को लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो माइनस का हो जाएगा P/Q, और जो माइनस का था 2√3 वो राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 2 से मैं डिवाइड कर देता हूं दोनों साइड में, तो ये आ जाएगा 1/2 5 माइनस P/Q इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब एक चीज मुझे बताइए, आप P/Q को क्या लेके चले हो, रैशनल नंबर लेके चले हो। तो अगर ये रैशनल नंबर को किसी दूसरे रैशनल नंबर से आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो ओवरऑल क्या आएगा आपके पास में, एक रैशनल नंबर आएगा। इस रैशनल नंबर को आप किसी दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड करते हो तो ओवरऑल फिर क्या आने वाला है आपके पास में, एक रैशनल नंबर ही आने वाला है। इट मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एक रैशनल नंबर है, तो एक रैशनल नंबर अनदर रैशनल नंबर के ही इक्वल हो सकता है। इट मीन्स √3 को भी क्या होना पड़ेगा, फिर एक रैशनल नंबर होना पड़ेगा। बट यू हैव गिवन दैट √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हो रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग एजम्पशन। मीन्स हमने एज्यूम किया था कि 5 - 2√3 क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो हमारी एजम्पशन अगर रॉन्ग हो गई है इट मीन्स फिर 5 - 2√3 को क्या होना पड़ेगा, एक इरेशनल नंबर ही होना पड़ेगा। बिकॉज एक रियल नंबर जो होता है वो या तो रैशनल होता है या फिर इरेशनल होता है, दोनों में से कोई एक उसको होना ही पड़ेगा।
नेक्स्ट इसी के और में आपको चॉइस क्या दे रखी है, शो दैट द नंबर 5 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 3 इंटू 11 इज ए कॉम्पोजिट नंबर। तो आपको प्रूव करना है कि ये जो नंबर है क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर है। तो कोई भी नंबर कॉम्पोजिट कब होता है, जब उसके मोर देन 2 फैक्टर हो जाते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है 1 और एक होता है वो नंबर इटसेल्फ। ठीक है, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। तो हम यहाँ से अगर मोर देन 2 फैक्टर इस नंबर के बना देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। देखो यहाँ से कॉमन आ रहा है 11, तो कॉमन आता दिख रहा है मुझे, 2 टर्म दिख रही है यहाँ पे, देखो एक टर्म ये है, बीच में प्लस लगा है ना, और एक टर्म ये है, दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, 11 कॉमन आ गया। ये बच गया 5 इंटू 17 प्लस 3, 11 इंटू 17 इंटू 5 कितना हो गया 85, प्लस में ये क्या आ गया आपके पास में 3, ये हो गया कितना 88, 11 इंटू 88 हो गया, 88 को मैं 11 इंटू 2 की पावर 3 लिख दूं 8, है ना। तो आपके पास में क्या आ गया यहाँ पे, देखो 2 की पावर 3 आ गया और 11 की पावर 2 आ गया। तो यहाँ फैक्टर कितने बन रहे हैं, 2 के भी 3 फैक्टर बन रहे हैं, 11 के 2 फैक्टर बन रहे हैं, और इनके कॉम्बिनेशन से भी काफी नंबर बनने वाले हैं या काफी फैक्टर बनने वाले हैं। देयरफॉर मैं ये कह सकता हूं कि गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर द गिवन नंबर इज ए कॉम्पोजिट नंबर। ओके, इस तरीके से आपको इसको प्रूव करना था या शो करना था। नेक्स्ट, ओके, सेट 1 के सभी जो क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिया। अब सेट 2 सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं फटाफट। डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम, AC और BD है जो ट्रेपेजियम ABCD के इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पे, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, वेयर AB जो है वो पैरेलल है DC के, ये AB जो है वो DC के पैरेलल है। ओके, इफ DO अपॉन OB, DO अपॉन OB जो है वो 1/2 दे रखा है, देन शो दैट AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD। तो आपको प्रूव करना है कि AB जो है वो ट्वाइस ऑफ CD है। ठीक है, तो एक चीज मुझे बताइए, अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल लेता हूं, इन दोनों ट्राइंगल की बात करता हूं अगर, तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो मैं इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल ले सकता हूं। ठीक है, बात करता हूं इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, इन दोनों ट्राइंगल की अगर मैं बात करता हूं तो आपको देखो एंगल O पे जो दोनों एंगल बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इक्वल होंगे। एंगल AOB इक्वल होगा एंगल COD के, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। अब ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल दे रखी है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा। सिमिलरली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होगा। क्यों होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूं एंगल OAB जो है वो इक्वल होगा एंगल OCD के, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, तो अब दो एंगल अगर इक्वल हो गए तो थर्ड ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो बाय AA सिमिलैरिटी ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल AOB जो है वो सिमिलर होगा ट्राइंगल COD के। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा, फिर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो देख लेता हूं। देखो O के अपोजिट करस्पॉन्डिंग साइड AOB में AB है और इसमें O के अपोजिट क्या है, DC है। इक्वल टू, यहां देखो ये जो सिंगल वाला मैंने बनाया है एंगल A पे जो बन रहा है, इसके अपोजिट साइड क्या है, OB है। इसमें सिंगल वाले के अपोजिट साइड क्या है, OD है। इक्वल टू, यहाँ AOB में डबल वाले के अपोजिट क्या है, OA है, और इसमें डबल वाले के अपोजिट क्या है, OC है। अब हमें प्रूव क्या करना है, AB और CD में रिलेशन, इट मीन्स ये वाला तो हमें चाहिए, और दे क्या रखा है, DO और OB मीन्स ये वाला। तो मैं ये जो फर्स्ट टू प्रोपोर्शनेट है इनको क्या ले लेता हूं, काम में ले लेता हूं। तो AB अपॉन DC जो है वो इक्वल होगा किसके, OB अपॉन OD,
कितना हो जाएगा, देखो ओडी अपॉन ओबी आपको 1/2 दे रखा है, तो ये 2/1 हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ट्वाइस ऑफ डी सी आ जाएगी। और यही आपको क्या करना था, यहाँ पे प्रूव करना था। तो ये इस तरीके से प्रूव हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो डिफरेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या दे रखा है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमने अभी सॉल्व की है, सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को क्या बनाना है, सेम बनाना है। तो बना लेते हैं, देखो क्या है, ट्वाइस ऑफ पी प्लस 3q इक्वल टू 13 हो गया। ये हो जाएगा 5 ऑफ पी माइनस 4 ऑफ q इज इक्वल टू -2। ओके, कौन से वेरिएबल को सेम बनाए, क्यू वाले को बना लेते हैं, डायरेक्ट ऐड करेंगे, एक प्लस का एक माइनस का है। तो सेम बनाने के लिए क्या करूं मैं, देखो यहाँ 4 आ रहा है मल्टीप्लाई में, तो फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन में 3 आ रहा है मल्टीप्लाई में, तो सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जिससे क्या होगा, दोनों इक्वेशन में क्यू का कोफिशिएंट 12 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, देखो दोनों इक्वेशन हमारा 4 2 जा हो जाएगा, ये 8p प्लस 12q इज इक्वल टू 13 4 जा 52 हो गया। ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 15p माइनस ऑफ 12q इज इक्वल टू ये हो जाएगा -6। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो हम ऐड कर देते हैं, देखो दोनों को ऐड करने पे क्या होगा, जो प्लस 12q माइनस 12q कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा देखो 15 प्लस 8 23 ऑफ p इज इक्वल टू 52 माइनस 6 करूंगा तो ये आ जाएगा 46। तो आपके पास में p की वैल्यू आ जाएगी 46/23। 23 से 46 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। तो p की वैल्यू हमारे पास में यहाँ कितनी आ गई, 2 आ गई। अब ये p की वैल्यू मैं दोनों में से किसी भी एक ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, है ना। तो p की वैल्यू सपोज मैं फर्स्ट इक्वेशन में रखता हूँ यहाँ पे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ p की जगह 2 रख दिया प्लस 3 ऑफ q इज इक्वल टू 13। ये हो जाएगा 2 2 4 प्लस 3q इक्वल टू 13। 4 इस साइड जाएगा तो 3q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13 माइनस 4। 3q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 माइनस 4 करूंगा 9 आ जाएगा। ओके, q की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी आपके पास में, 3 आ जाएगी। 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा ना 3 टाइम्स। तो p की वैल्यू 2 आ गई और q की वैल्यू 3 आ गई है। यहाँ वेरीफाई करने का नहीं बोला है, अदरवाइज हम जो इक्वेशन दे रखी है उसमें रख के वेरीफाई भी कर सकते थे। नेक्स्ट जो सेट 3 में डिफरेंट क्वेश्चन है, क्या है देखो, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एल्जेब्रिकली। तो फिर से वही आ गया हमारे पास में, फिर से वही करेंगे हम, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बनाएंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है, सेकंड दे रखी है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। तो अगर देखो यहाँ पे मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो x का कोफिशिएंट 4 बन जाएंगे दोनों में, है ना। सेकंड में ऑलरेडी 4 है ही, तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 4x हो जाएगा प्लस 10y हो जाएगा इक्वल टू 4 2 जा -8। ये हो जाएगा 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। दोनों को क्या कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। सब्ट्रैक्ट करने से ये 4x प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ये साइन माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, देखो 10y प्लस का 3y हो जाएगा ये, तो 13 ऑफ y इज इक्वल टू ये -8 -5 माइनस का 13 हो गया। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -13 अपॉन 13। 13 से 13 कैंसिल होगा, y की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी -1। अब ये y की वैल्यू आप दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ट्वाइस ऑफ x हमें फाइंड आउट करना है, प्लस y की जगह मैं क्या रख देता हूँ -1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा -4। तो ट्वाइस x -5 इक्वल टू -4 हो गया। ट्वाइस ऑफ x इक्वल टू -5 इस साइड जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, और माइनस का 4 है तो 5 - 4 बन जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1/2। ओके, तो ये x की वैल्यू हो गई, ये हमारी y की वैल्यू हो गई। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो डिफरेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, इन ट्राइंगल ABC एल्टीट्यूड AD एंड BE आर ड्रॉन। BE भी परपेंडिकुलर है, मींस एल्टीट्यूड है, ये दोनों इन ट्राइंगल में ना। इफ AD इक्वल टू 7, AD आपको 7 दे रखा है एंड BE इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 9 सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, नो प्रॉब्लम। एंड EC इज इक्वल टू दे रखा है 12 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ CD। आपको ये CD की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों ट्राइंगल को देखो अलग बना लेता हूँ।
जिससे क्या होगा, समझने में थोड़ा इजी होगा ना। तो ये ट्राइंगल हमारा क्या हो गया, ADC। ओके, एक और ट्राइंगल कौन सा हमारा, BEC है ना, तो BEC बना लेता हूं मैं। BEC हमारा इस तरीके से, देखो ये BEC है, ये B है, ये E है और ये C है। तो हमें लेंथ CD फाइंड आउट करनी है, ये लेंथ CD फाइंड आउट करनी है ना। बाकी सब लेंथ हमें दे रखी है, देखो AD 7 दे रखा है, BE कितना दे रखा है, BE 9 सेंटीमीटर दे रखा है, EC दे रखा है कितना, 12 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, ये CD फाइंड आउट करना है। ये X ले लेता हूं सपोज। तो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को एक दूसरे के सिमिलर प्रूव कर देता हूं, तो इनके करेस्पॉन्डिंग साइड को मैं क्या कर सकता हूं, फिर प्रोपोर्शनल कर सकता हूं। ठीक है, तो क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिख रहे हैं, क्या मुझे दिख रहे हैं, कैसे, एक एंगल तो इन दोनों का क्या है, 90 डिग्री है, ये रहा, है ना। और एक एंगल C जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन है, नहीं दिख रहा है क्या, एंगल C दोनों में है, ये वाला एंगल जो है वो दोनों ट्राइंगल में है कॉमन। तो बाय ए सिमिलरिटी, बाय ए सिमिलरिटी क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे। तो जब ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या हो जाएगा, फिर प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, जो थर्ड एंगल बच गया है ये वाला, ये भी क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। अब हमें क्या करना है, साइड को प्रोपोर्शनल करना है। जो हमें गिवन है उसको तो यूज लेना ही है, जो हमें फाइंड आउट करना है उसको भी यूज लेना है। तो फर्स्ट ट्राइंगल में देखो हमें गिवन क्या है, ये AD 7 दे रखा है, तो ये AD ले लेता हूं मैं। अब AD मैंने किसके अपोजिट ली है, जो सिंगल मैंने एंगल बनाया उसके अपोजिट AD है। तो इस ट्राइंगल में सिंगल एंगल किसके अपोजिट बनाया मैंने, BE के। तो इसके डिवाइड में फिर ये AD जो है वो BE के प्रोपोर्शनल होएगा। इक्वल टू, यहाँ x मुझे फाइंड करना है तो इसको मैं ले लेता हूं। तो x किसके अपोजिट है, जो डबल मैंने एंगल बनाया उसके अपोजिट है CD। तो CD के प्रोपोर्शनल सेकंड ट्राइंगल में क्या होगा, डबल एंगल के अपोजिट EC है। ओके, इस तरीके से आप बना सकते हो। तो AD आपको 7 दे रखा है, BE आपको कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, CD हमें फाइंड करना है x, और EC आपको दे रखा है 12। तो x अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं देखो पहले तो इसको कैंसिल कर देता हूँ, 3 से ये 3 टाइम्स हो जाएगा, ये 4 टाइम्स हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3x इक्वल टू 7 4 जा कितना आ जाएगा, 28। तो x की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगी, 28/3 सेंटीमीटर। तो यही आपकी क्या होगी, CD की लेंथ होगी। ओके, तो इस तरीके से ये जो सेक्शन था, सेक्शन B मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पेपर 3011 के सेट 1 सेट 2 और सेट 3 के सभी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। आने वाले वीडियोस में हम बाकी के सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियो अपलोड करें आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।